इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के बारे में। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन तो हमने जो टीसीएस साइकिल में हमारे मीडिएटर बने थे NADPH और FADH2 का उसका यूटिलाइजेशन रहता है मेन इसमें लास्ट स्टेप का। तो इसमें जैसे कोई भी स्टेप चलती है तो ऐसे ऑक्सीडेशन की तो उसमें पहले तो ग्लूकोलाइसिस से प्रक्रिया स्टार्ट होती है। अभी कोई भी जो चीज़ होती है बीच में लेके एसिटाइल कोएंजाइम में बना देता है, हमने देखा था, चाहे फैटी एसिड ऑक्सीडेशन हो रहा हो उसका। और लास्ट में क्या बनता था हमारा, फिर उससे एसिटाइल कोएंजाइम से फिर वो टीसी साइकिल में जाता था। टीसी साइकिल से ये हमें प्रोडक्ट निकलते थे, बाई प्रोडक्ट, और फिर उनका यूटिलाइजेशन हो रहा था। तो FADH2 और NADH2 को जो लास्ट स्टेप है जिसमें हम इनसे भी ATP बनाएंगे, वो इसके बारे में चर्चा करेंगे कि इनसे ATP का निर्माण है वो कैसे होता है। मेन जो चीज़ होने वाली है इसमें, एक तो हमारे पास एक अनकपलर्स आते हैं 2 नंबर के क्वेश्चन के रूप में, और उसके अलावा प्रत्येक कॉम्प्लेक्स का जो इनहिबिटर है उसके बारे में हम बात करेंगे। उसके अलावा मैंने जैसे हिस्टोटॉनिक हाइपोक्सिया के बारे में बताया था, किसमें जैसे मैंने जब हाइपोक्सिया के बारे में चर्चा करी थी तो उसमें साइनाइड पॉइजनिंग बताई थी, उसकी मैं चर्चा करूँगा कि उसमें क्या होता है, कौन सा कॉम्प्लेक्स होता है उसमें प्रभावित होता है। तो सिंपल ज़्यादा पहला क्वेश्चन जो है वो पहला ही चीज़ है वो ETS कॉम्प्लेक्स में बात करते हैं, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में। तो सिंपल से सबसे पहले इससे पहले हम बात कर लेते हैं कि NADPH और FAD हुआ या वो ट्रांसपोर्ट कैसे होता है। क्योंकि सिंपल सी बात है, ग्लाइकोलाइसिस वाली प्रक्रिया तो साइटोप्लाज्म में होती है और उसे सिंपल सी बात है अंदर ट्रांसपोर्ट भी तो करना जरूरी है। तो NADPH को सिंपल सी बात है ट्रांसपोर्ट करने के लिए माइटोकॉन्ड्रिया में कोई ये प्रक्रिया तो माइटोकॉन्ड्रिया की मेम्ब्रेन पे होगी। तो उसके लिए जो प्रक्रिया यूज की जाती है सिस्टम, उसे कहते हैं मैलेट एस्पार्टेट शटल। इसके बारे में मैं 2-3 जगह चर्चा कर चुका हूँ, लेकिन अब मैं इसके बारे में थोड़ा डिस्क्राइब कर लेता हूँ ताकि आपको याद रहे। एस्पार्टेट से ऑक्जेलोएसीटेट वाली प्रक्रिया में हमने देखी थी कि इसमें ट्रांसअमाइनेशन वाली रिएक्शन थी। बार बार मैं लिख नहीं रहा था, ट्रांसअमाइनेशन में लिख देता हूँ, अल्फा कीटोप्रोटेट का यूज होगा उसमें। ऑक्जेलोएसीटेट से सिंपल सी बात है मेलेट बनने वाला जाता था, जैसे मैं मेलेट से ऑक्जेलोएसीटेट देखा था, और उसके अलावा ऑक्जेलोएसीटेट से मेलेट भी इस तरीके से बन सकता है। तो उसमें क्या बनना था, ऑक्जेलोएसीटेट से मेलेट का निर्माण हो रहा था हमारा। वो ऐसे साइकिल में घूम के लास्ट वाली स्टेप आप ध्यान में, तो मेलेट से ऑक्जेलोएसीटेट बनता था उसमें। तो इसलिए उसमें क्या होता था, इस तरीके NADPH निकलता था, इसमें हम NADPH यूज़ करेंगे। तो NADPH से क्या बन जाता है और क्या बन जाता है, मैं लास्ट में मेलेट। मेलेट का ट्रांसपोर्टेशन होता है अंदर की तरफ। ये मैं जो क्रम में बता रहा हूँ उस क्रम में याद रखेगा आप चीज़ों को, कि यहाँ पे जो एस्पार्टेट वाली चीज़ से स्टार्ट हुई, एस्पार्टेट ऑक्जेलोएसीटेट बना, फिर वहाँ से मेलेट बना। मेलेट यहाँ आ गया, फिर मेलेट से ऑक्जेलोएसीटेट तो नॉर्मल प्रक्रिया है टीसी साइकिल की, NAD यूज होगा। NAD से ऑक्जेलोएसीटेट, और ऑक्जेलोएसीटेट क्या बनता है हमारा, एस्पार्टेट ही बनता है, क्योंकि ये दोनों तरफ होने वाली रिएक्शन ट्रांसअमाइनेशन वाली। एक्सपार्टेट से क्या बन जाता है हमारा, एक्सपार्टेट ट्रांसपोर्टेशन हो जाता है इस तरीके आसानी से। ऑक्जेलोएसिड बीट का इंटरमीडिएट रहता है, इसका भी ट्रांसपोर्ट आसानी से होता नहीं है, लेकिन मेलेट एस्पार्टेट शटल की सहायता से इस तरीके से हमने यहाँ पे जो NADPH था इस तरीके से उसको यहाँ पे ला दिया। ये चीज़ से एक मेन इसमें ध्यान रखना। तो इस तरीके से ये मेलेट एस्पार्टेट शटल हमारा हो गया काम इसका पूरा। अब सिंपल जैसे साइटोक्रोम में आने के बाद क्या करेगा इस तरीके से, मतलब साइटोक्रोम में, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया में क्या करेगा, तो उसका एक तरीके से सिंपल जैसे ऑक्सीडेशन वाली प्रक्रिया हुई तो रिडक्शन है पूरा इसका। तो इसलिए उसको हम बात करके चल रहे हैं। तो ETA के कॉम्प्लेक्स के बारे में बात करते हैं, तो ETC कॉम्प्लेक्स के बारे में बात करेंगे। कॉम्प्लेक्स कॉम्प्लेक्स आता है हमारा 1, जो कि किसके लिए होता है हमारा, NADH के लिए होता है। बाकी इसमें FADH2 भी रहता है। NADH के लिए बात करके चले तो उसमें क्या रहता है, NADH के लिए उसके कॉम्प्लेक्स का नाम है हमारा इस तरीके से NADH कोएंजाइम क्यू रिडक्टेज।
कोएंजाइम की रिडक्टेज ऐसे जा सकते, कोएंजाइम की रिडक्टेज जानेंगे। NADH तो यही है यूज हो रहा है हमारा, NADH तो यूज हो रहा है कोएंजाइम की रिडक्टेज। इसका मतलब क्या है, कोएंजाइम की रिडक्टेज ध्यान रखना, यानी कि लास्ट में Q का रिडक्शन होगा, इससे समझ सकते हैं। तो NAD यूज होता है ना, NADH, इससे क्या बनता है हमारा NADH प्लस बन जाएगा। फिर आ जाता है कौन सा पार्ट आ जाता है हमारा, FMN आ जाता है, ये ध्यान रखना। तो इसकी चीज़ याद रखना, NAD FMN, FMNH2 बनेगा। फिर अल्टरनेटिव ऑक्सीडेशन, यहाँ पे ऑक्सीडाइज होगी, फिर रिडक्शन हो गया। फिर इसका FeS2 तो जड़ा ही रहता है, FeS2 FeS इस तरीके से। फिर सिंपल सी बात है, ऑक्सीडाइज FeS होगा। ऑक्सीडाइज मतलब कि उसमें +3 चलेगा इस तरीके से, ऑप्शन तो नहीं है इसमें। लास्ट में आता है कि रिडक्शन वाली इसमें Q होगा, वो QH2 में कन्वर्टर हो जाएगा, ये चीज़ है। मेन चीज़ इसमें क्या मिलेगा हमको, 5 जो फोटोन है वो अंदर की साइड आ जाएंगे। अंदर नहीं, बाहर चले जाएंगे वैसे माइटोकॉन्ड्रिया के हिसाब से। तो 4 फोटोन आउट ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया चले गए, ये चीज़ होगी। कॉम्प्लेक्स 2 के बारे में बात कर जाने, तो वो सक्सीनेट डिहाइड्रोजनेज नाम है उसका। उसमें कोई ऐसा कुछ खास होता नहीं है, बस वही वाली रिएक्शन चलती है। FADH2 की बात करके चलें, इधर से बात कर चलें, FADH2 कौन सी रिएक्शन में बनता था, सक्सीनेट डिहाइड्रोजनेज वाली में। से उससे क्या होता है, सक्सीनेट बन जाता है। ये चीज़ थोड़ा सा रिएक्शन थोड़ी सी याद रखना, ये रिएक्शन की स्टार्ट FADH2 से नहीं होगी, इसकी स्टार्ट होगी सक्सीनेट से। यानी इस तरीके से इसमें कोई ऐसा बायोलॉजिकल तत्व तो शामिल हो नहीं रहा है। जो जैसे कि ये वाली प्रक्रिया तो मेम्ब्रेन में चलती है, यहाँ पे क्या होता है, जैसे कोएंजाइम QH2 क्या है, ये एक तरीके से मेम्ब्रेन के बाहर है। जैसे मैं एक्सप्लेन करूँ, ये चीज़ है, ये यहाँ तक मेम्ब्रेन है माइटोकॉन्ड्रिया की, और यहाँ तक है। तो ये वाला तत्व है, तो ये एक तरीके से मेम्ब्रेन के अंदर है, और ये वाला मेम्ब्रेन के बाहर है। तो इसने क्या किया, NADH2 ने क्या किया, हमारा NADH प्लस बनाया, NAD प्लस बनाया, और उसने जो 2 प्रोटॉन थे उसको क्या बाहर भेज दिया। तो इससे क्या है कि इस तरीके 2 या मतलब टोटल 4 जाते हैं ऐसे इस पूरी रिएक्शन में, जिसमें क्या होता है इस तरीके से हमारा जो इस तरीके से जो प्रोटॉन है उसका ट्रांसपोर्टेशन होता है। 4 फोटोन मान लीजिए, फोटोन होता है, उसका ट्रांसपोर्टेशन हो जाता है बाहर की तरफ, ये चीज़। तो इसलिए अंदर की तरफ क्या आ जाता है, नेगेटिव चार्ज, बाहर की तरफ आ जाता है पॉजिटिव चार्ज। अब इसमें बात कर जाए रिएक्शन कहाँ से स्टार्ट हो रही है, रिएक्शन स्टार्ट हो रही है सक्सीनेट से। सक्सीनेट तो कोई ग्रेडियंट क्रिएट कर नहीं रहा, क्योंकि उसमें कोई फोटोन वगैरह तो है ही नहीं। सक्सीनेट फ्यूमरेट में कन्वर्ट होगा, तो उससे कोई ग्रेडियंट तो कन्वर्टन हो नहीं रहा ना, सिंपल सी बात है, उससे कोई ग्रेडियंट तो बन नहीं रही। जैसे एक तरफ से ये देखें तो कैसे ग्रेडियंट बनती है, ये चीज़ ध्यान रखें। ये उससे कोई ग्रेडियंट तो बन नहीं रही एक तरीके से अंदर की साइड। तो उससे क्या हुआ, एक तरीके से हमारा कोई ऐसा इस वाली स्टेप है, जैसे लास्ट में भी कोई QH2 बन जाता है, लेकिन इसमें तो 4 फोटोन नई तरीके से आउट चले जाते हैं, लेकिन इसमें कोई फोटोन आउट नहीं आता, क्योंकि सिंपल सी बात है सर्फेस लेवल पर रिएक्शन हुई नहीं, ये वाली रिएक्शन थी वो तो मेम्ब्रेन के अंदर हुई ना। तो इसलिए ये रिएक्शन मेम्ब्रेन के अंदर हुई, सरफेस पे तो हुई नहीं, जिसके कारण क्या हुआ, इसमें कोई एक तरीके से ग्रेडियंट नहीं निकला। इसके आगे वाली रिएक्शन और चलेंगे, जिसके कारण एनर्जी बनती है, जिसके कारण बहुत बड़ा कारण पता लगता है कि ये जो 4 फोटोन एक्स्ट्रा निकाल देता है NADH और NADH, तो उसके कारण जब हम इसको कंज्यूम करते, ये एथेरिक माइटोकॉन्ड्रिया में जाती है, तो ये तरीके से 2.5 ATP बनाती है, और ये एक तरीके से हमारा 1.5 ATP भी से मर जाता है, क्योंकि सिंपल सी बात है जो 4 फोटोन है वो एक्स्ट्रा 1 ATP वाली एनर्जी इसको प्रोवाइड करते हैं। ये एक कॉन्सेप्ट है जो आप समझ सकते हैं, सिंपल सी बात है आपको। तो सिंपल सी बात है, ऑक्सीडाइज FeS तो चलेगा ही हमारा, FeS आ गया, और लास्ट में हमारी क्या आ गई, Q से QH2।
तो इस तरीके से बाय प्रोडक्ट तो हमारा सेम है, लेकिन जो उनका स्टार्टिंग पॉइंट है वो इस तरीके से डिफरेंट है। इसके कारण इसमें जो फोटोन ग्रेडियंट, इसमें ध्यान रखा कोई कवर मतलब बनती नहीं है हमारी। कॉम्प्लेक्स में नो फोटोन ट्रांसपोर्ट होता है, कोई फोटोन नो लेने की जरूरत नहीं है, कोई भी फोटोन का ट्रांसपोर्टेशन नहीं होता है। इसका मतलब नाम लेके सक्सीनेट डिहाइड्रोजनेज, सक्सीनेट क्यू रिडक्टेज। जैसे आगे के प्रोडक्ट का नाम लेके पहले तो इसका सक्सीनेट, फिर उसके बाद यहाँ पे किसका रिडक्शन हो रहा है तो क्यू का रिडक्शन हो रहा है, क्यू रिडक्टेज। जैसे NADPH नाम लेगा, फिर कोएंजाइम क्यू का रिडक्शन हो रहा है तो कोएंजाइम क्यू रिडक्टेज। इसका कॉम्प्लेक्स होगा, क्या नाम होगा हमारा, सक्सीनेट कोएंजाइम क्यू रिडक्टेज। ये नाम है सीधा, और कुछ ऐसी बात नहीं है। फिर हम आते हैं कॉम्प्लेक्स 2 हो गया, कॉम्प्लेक्स 3 पे आते हैं। चलो अगला पन्ना ही चेंज कर ही देते हैं। कॉम्प्लेक्स 3 की बात करके चलें तो उसमें ध्यान रखना साइटोक्रोम रिडक्टेशन का काम होता है लास्ट में। साइटोक्रोम रिडक्टेज ये है। कोई इंजन क्यों भाग लेता है इसमें, तो वो उसमें तो वो तो स्टार्टिंग से चल रहा था हमारा, उसका कोई खास योगदान है नहीं है। तो QH2 जो बना था हमारा, वो आता है QH2 यहाँ पे। QH2 ने क्या किया, Q बन गया वो। इस तरीके से Q का काम हो गया इस तरीके से। Q का काम हुआ तो फिर सिंपल सी बात है, फिर क्या होगा इस तरीके से, फिर हमारी और रिएक्शन स्टार्ट हो जाएंगी। Q किससे जुड़ा रहता है हमारा, ध्यान रखना हमेशा FES से जुड़ा रहता है। FES रिडक्शन, और FES से हमारा फिर सिंपल सी बात है, जैसे इधर की साइड ऑक्सीडेशन होता है इधर की साइड रिडक्शन होगा। तो सिंपल सी बात है, ये इधर की साइड ऑक्सीडाइज रहते हैं, Fe+3 कर ले ऑक्सीडाइज वाली स्टेट, Fe+2 होता है रिडक्शन वाली स्टेट। ये अंदर है इसका, और कुछ नहीं है। तो इस तरीके से रिडक्शन से ऑक्सीडेशन वाले चला गया। फिर हमारे साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स चलते हैं सारे के सारे। जो पहला हमारा आता है साइटोक्रोम बी, फिर इसके बारे में बात करूँगा साइटोक्रोम, ये साइटोक्रोम बी इसमें भी चलेगा। फिर साइटोक्रोम C1, फिर आता है हमारा साइटोक्रोम C। ये सिंपल सी बात है, ऑक्सीडाइज है, फिर इस तरीके से रिडक्शन है, फिर इस तरीके ऑक्सीडाइज होगा। ऑक्सीडाइज में इसमें Fe+3 होगी, यह साइटोक्रोम में Fe+ आयन कंटेन करते हैं, तो Fe+3 चलेगा, इसमें Fe+2 चलेगा। फिर इसमें के बाद क्या, इसमें भी यही रहता है, इसमें भी कंटेन करता है इस तरीके। साइटोक्रोम में तो रहता ही है Fe आयन, तो Fe इसमें सिंपल सी बात है, साइटोक्रोम किसका बन जाएगा तरीके से, हमारा साइटोक्रोम 2 बन जाएगा, Fe+2। और फिर लास्ट स्टेप में सिंपल सी बात है रिडक्शन वाली है, तो लास्ट रिडक्शन में लास्ट स्टेप ये होगी इस तरीके से खत्म होने वाली, जिसमें क्या है कि इस तरीके से ऑक्सीडाइज जो हमारा साइटोक्रोम में Fe+3 वाला, वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, Fe+2 में कन्वर्ट हो जाएगा। फाइनल प्रोडक्ट ये रहेगा कि फाइनल रिएक्शन हम रिडक्शन वाली बात कर रहे हैं, कोई ऑक्सीडेशन वाली या डिहाइड्रोजनेज वाली रिएक्शन इसमें नहीं हो रही, रिडक्शन हो रहा है, ये चीज़ है। इसमें कौन सा, इसमें भी 4 फोटोन, इसमें बात करें इसमें कितनी फोटोन की ग्रेडियंट बनती है इसमें, तो इसलिए इसमें भी 4 फोटोन की ग्रेडियंट बनती है। 4 फोटोन में गलत बोलना, प्रोटॉन बोलने पड़ेंगे। 4 प्रोटॉन की ग्रेडियंट बन जाती है इसमें भी। ये चीज़ समझ गए इसको। साइटोक्रोम 3 वाले 4 प्रोटॉन वाले चलेंगे। लास्ट वाली स्टेप है उसमें 2 चलते हैं, बाकी दोनों में 4 चलते हैं, और साइटोक्रोम 2 में कोई नहीं चलता। उसका मैंने कारण बता दिया कि सिंपल सी बात है, जो स्टार्टिंग वाली फेज है उसमें कोई हमको फोटो की कमी है ज़्यादा होता हुआ नहीं नज़र आ रहा है, ये चीज़ है। कॉम्प्लेक्स 4 की बात करके चले तो उसमें क्या होता है, कॉम्प्लेक्स 4 में क्या होता है हमारा इस तरीके से, ये जो बाई प्रोडक्ट होगा वो यूज होगा, इसे ध्यान रखना। साइटोक्रोम रिड्यूस वाला है, वो क्या करेगा इस तरीके ऑक्सीडाइज होगा, कोई सिंपल सी बात है, ये ऑक्सीडाइज हुआ था, तो जिसके कारण क्या करेंगे, साइटोक्रोम ऑक्सीडाइज कहेंगे। इसे नाम ध्यान रखना है, तो कैसे ध्यान रख सकें, एक तरीके से आपको ध्यान रखना है, तो NADPH
और फिर क्या कहते हैं कोएंजाइम क्यू रिडक्टेज था, रिडक्शन हो रही है, दूसरी में सक्सिनेट कोएंजाइम क्यू रिडक्टेज, फिर तीसरे में साइटोक्रोम रिडक्टेज, फिर साइटोक्रोम ऑक्सीडेज, ये वाली सीधी पकड़ी है नाम है यहाँ के रखने में। लास्ट में इसमें से पानी निकलता है। इसके बाद करें ऑक्सीजन का यूटिलाइजेशन जो होता है वो इसी स्टेप में होता है, याद रखना इसी साइकिल में होता है ऑक्सीजन का यूटिलाइजेशन। तो साइटोक्रोम सी हमारा इस तरीके से ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो साइटोक्रोम Fe3 में कन्वर्ट हो जाएगा हमारा Fe+2 से। तो इसका प्रोटॉन कौन लेगा, तो साइटोक्रोम A3 लेता है। अब इसका नाम अजीब सा ही है। इसमें ऐसे ध्यान रखना कि इसमें कॉपर आयन भी प्रेजेंट रहता है और उसके संग संग क्या प्रेजेंट रहता है, हमारा Fe+2 आयन भी प्रेजेंट रहता है। ये ऑक्सीडाइज कॉपर +2 रहेगा और Fe तो +3 रहेगा। जैसे यहाँ पे रिड्यूशन है तो इसमें ऑक्सीडाइज वाली स्टेट रहेगी, यहाँ पे क्या आएगी तो रिडक्शन वाली स्टेट आ जाएगी। रिडक्शन का मतलब है कि हमारा कॉपर में +1 रहेगा और Fe में क्या रहेगा, Fe+2 रहेगा। और लास्ट स्टेप में क्या हो रहा, एक तरीके से सिंपल सी बात है, इसको ट्रांसपोर्टेशन किया जा रहा है एक तरीके से हमारा, यानी कि सिंपल सी बात है, जो सिंपल सी बात है ये ऑक्सीडाइज स्टेट है तो रिडक्शन होगा। तो मान चलो O2 है तो उसकी रिडक्शन वाली स्टेट क्या होगी, H2 होगी। सिंपल सी बात है, उससे क्या जुड़ गया, एक तरीके से पानी जुड़ गया, ये चीज़ हुई ना। अब होने को तो वैसे तो ये न्यूट्रल है, इस तरीके से ऑक्सीजन भी न्यूट्रल है, वो भी न्यूट्रल है, पानी भी, लेकिन सिंपल सी बात है जो हमारा ट्रांसपोर्टेशन था वो तो वही ना, जिसके कारण जो ग्रेडियंट बनी हुई तो वो हकीकत में एक तरीके से इसको लिए तो यूटिलाइज हुआ नहीं ना, क्योंकि सिंपल सी बात है कोई ऑक्सीजन और देखें या हाइड्रोजन देखें उस टाइम तो कुछ सर्टिफाई किया नहीं, क्योंकि वो दोनों के दोनों न्यूट्रल है हमारे, कोई ऐसे रिडक्शन वाली स्टेट में तो है नहीं है कोई कि ऐसा पानी इतनी नॉर्मल रिडक्शन वाली स्टेट में रहता है या ऑक्सीजन हमारी नॉर्मल ऑक्सीडाइज वाली स्टेट में रहती है, ऐसा तो कुछ है नहीं है ना। तो इसलिए जो इसमें बात करते हैं जैसे 2 प्रोटॉन बनते हैं, 2 प्रोटॉन, तो वो क्या एक तरीके से उसका यूटिलाइजेशन यहाँ नहीं हुआ एक तरीके से। तो लास्ट में क्या बचा हमारा, एक तरीके से बहुत एकदम बहुत सारे हमारे फोटोन है वो एक तरीके से ट्रांसपोर्ट हो गए एक तरीके से बाहर की साइड, जिसके कारण क्या हुआ कि तो बाहर तो हमारा क्या हुआ एक तरीके से बहुत ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हो गया और अंदर की साइड हमारा क्या हुआ एक तरीके से बहुत ज़्यादा नेगेटिव चार्ज क्रिएट हो गया। तो ये चीज़ क्या करती है, ये चीज़ करती है एक तरीके से प्रोटोन ग्रेडियंट होती है, 10 प्रोटोन की ग्रेडियंट आ जाती है, 10 प्रोटोन ग्रेडियंट बन जाती है, जो क्या करती है इस तरीके से हमारे एक्टिवेशन करने का काम करती है, इस तरीके से किसको, हमारे एटीपी सिंथेस कॉम्प्लेक्स को। तो एटीपी सिंथेस कॉम्प्लेक्स में क्या होता है, तो कुछ नहीं होता। एटीपी सिंथेस कॉम्प्लेक्स में ये है कि वो फोटोन लेता है और क्या बनाता है हमारे इस तरीके से, वो हमारा एटीपी का निर्माण करता है, ये चीज़ है। तो इसलिए 10 फोटोन की ग्रेडियंट बन जाती है, जिसके कारण क्या बन जाता है हमारा, सिंपल सी बात है एक्यूमुलेशन हो जाता है, जिसके कारण क्या बन जाता है हमारे फोटोन बनेंगे, जिसके कारण क्या बनेगा एक्टिवेशन ऑफ एटीपी सिंथेस, और एटीपी सिंथेस से क्या बनेगा हमारा एटीपी बनेगा। और कुछ नहीं हुआ, एटीपी तो बनेगा, एटीपी सिंथेस से और क्या बनेगा, एटीपी बनेगा और कुछ ऐसा कुछ खास है नहीं। फिर मेन आते हैं इसके, सिंपल सी बात है इनहिबिटर्स पे। ये ध्यान रखना मेरे उसमें इसमें प्रोटॉन ग्रेडियंट का रोल है, वो मुझे मेन स्टेप यहाँ पे आ जाते हैं, क्योंकि बाद में देखें तो कुछ ना कुछ रिडक्शन वाली स्टेप चल रही थी, कुछ ना कुछ ऑक्सीडाइजेशन वाली स्टेप चल रही है। इसमें आप देखें तो ना तो आप ऑक्सीजन को इस तरीके से ऑक्सीडाइज स्टेट कह सकते हैं, क्योंकि ऑक्सीजन का क्या ऑक्सीडेशन होगा, ना आप ऐसे पानी को रिड्यूस वाली स्टेट कह सकते हैं। तो सिंपल सी बात है कि हम ग्रेडियंट बनाते 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 ऑक्सीडेशन रिएक्शन करते हैं, लास्ट में तो न्यूट्रल से न्यूट्रल ही हो गया ना। तब ये इसका पूरा बैलेंस तो बिगड़ ही गया लेस लेके। मान के चले यहाँ पे एक तरीके से कोई ऐसी स्टेट होती है जो कि ऑक्सीडाइज से रिडक्शन हो रहा होता है, जिसका सिंपल सी बात है क्या होता है, कोई ऐसी ऑक्सीडाइज वाली चीज़ होती है उस पर जो हमारे फोटोन है वो और जाके जुड़ जाते हैं, सिंपल सी जुड़ते नहीं। तो सिंपल सी बात है क्या होता है हमारा, और इस तरीके से रिडक्शन वाली स्टेट कन्वर्ट होती या ऑक्सीडाइज होती है, उसको न्यूट्रलाइज किया जाता है, ये चीज़ होती है ना। अब सिंपल सी बात है ऑक्सीजन तो वैसे ही न्यूट्रलाइज है ना, उसको तुम क्या न्यूट्रलाइज करोगे, ये चीज़ है ना। तो इसका एक मेन अंतर रहता है, इसमें मेन चीज़ ध्यान में इस स्टेप का रोल रहता है इसका।
इनहिबिटर्स के बारे में बात करें चले तो वो इनहिबिटर्स आते हैं हमारे मेन। इनहिबिटर्स के बारे में जैसे मैं कॉम्प्लेक्स के संग ही पढ़ा देता हूँ। तो कॉम्प्लेक्स वन का जो इनहिबिटर रहता है हमारा, कॉम्प्लेक्स वन का, उसमें मैं दवाइयों के बारे में बताऊंगा। ज़्यादा मैं ऐसे कुछ खास तत्वों के बारे में बताऊंगा नहीं, अलग उल्टे सीधे तत्वों के बारे में। मैं खाली उससे दवाइयों पे फोकस है मेरा, ताकि आपको आगे चले तो दवाइयों के बारे में याद रहे। तो जो दवाई पहली आती है वो आती है हमारी फिनोबार्बिटोल। फिनोबार्बिटोल। और क्या आती है हमारी, आती है मेटफॉर्मिन, जो कि सिंपल सी बात है डायबिटीज़ में यूज़ की जाती है। ये दवाई रहती है। उसके अलावा क्लोप्रोमाजीन रहती है, काफ़ी फेमस दवाई है। ये चीज़ ध्यान रखें। इसके अलावा थोड़ा सा याद रखना है एक्स्ट्रा में, एक आध दवाई तो रोटेनॉन ध्यान रख सकें आप। थोड़ा सा पॉइजनिंग वगैरह में आ जाता है रोटेनॉन, ये ध्यान रखें इसके बारे में। इसके अलावा और कोई ऐसा याद रखने की जरूरत नहीं है। कॉम्प्लेक्स टू के केस में बात करें तो उसका सीधा एक आइडियल एग्जाम्पल है सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेज को एक तरीके से मेलेट में कन्वर्जन होने से कौन होता है। सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेज को सिर्फ फ्यूमरेट में कन्वर्जन होने से कौन रखता है। तो फ्यूमरेट में कन्वर्जन होने से कौन रहता है हमारा, एक तरीके से मेलेट रुकता है ना। तो मेलेट हो गया एक तरीके से इनहिबिटर, सीधे सीधे कुछ सोचने की बात नहीं है। मेलोनेट ही हो गया, मेलोनेट। ये तो काफ़ी एक तरीके से फेमस रिएक्शन है, बताएंगे मेलोनेट इनहिबिट करता है सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेज को। वो एंजाइम वाला एक्सट्रैक्ट उठाया मैंने, और कुछ नहीं है बाकी, बस और कुछ नहीं है। एक दवाई और, जब कोई और जोड़ना है तो आप कार्बोक्सिन जोड़ सकते हैं, और कैसे कुछ खास जोड़ने की जरूरत है नहीं है इसमें। तो ये चीज़ होगी। कॉम्प्लेक्स 4 और 5 की बात करके चलें, थर्ड की भी बात करेंगे। तो कॉम्प्लेक्स इनहिबिटर में थर्ड की बात करें चलें। थर्ड में क्या हो रहा है हमारा, इस तरीके से क्यू एंजाइम में से क्यू एंजाइम बन रहा है। तो इसमें ध्यान रखना सबसे जो ज़रूरी है वो ध्यान रखना है। तो हमारा ब्रिटिश एक तरीके से ब्रिटिश ऐसे एंटी लुइसैट होती है, जो कि आर्सेनिक पॉइजनिंग के लिए यूज़ की जाती है हमारी। और उसके अलावा क्या रहती है, वो रहती है हमारी एक तरीके से एंटीमाइसिन रहती है। ये ध्यान रखना, एंटीमाइसिन। तो आर्सेनिक पॉइजनिंग से ए लगा सकते हैं, और एंटीमाइसिन से ए लगा सकते हैं कि इस तरीके का आर्सेनिक पॉइजनिंग वाला एंटीडोट होता है ब्रिटिश एंटी लार्वासाइड, और एंटीमाइसिन होती है मेन। तो आप ये दो याद रख लीजिए इसमें मेन। तो फिर उसके अलावा कॉम्प्लेक्स 4 की बात करके चलें। कॉम्प्लेक्स 4 में क्या हो रहा था हमारा, इससे यूटिलाइजेशन हो रहा था। तो ऑक्सीजन का यूटिलाइजेशन जो रोकने का काम करेगा मेन करता है हमारा, कौन सा, साइनाइड पॉइजनिंग। ये सबसे इम्पॉर्टेंट है, इसको याद रखना ही रखना है। बाकी तो थोड़े से ऐसे आप याद रहते हैं कि नहीं रहते, ये तो आपको पता ही होना चाहिए। साइनाइड करता है कार्बन मोनोऑक्साइड। आप पढ़ेंगे थोड़ा सा, जैसे आप फॉरेंसिक में जाएंगे तो उसमें बताया गया कि कार्बन मोनोऑक्साइड का भी थोड़ा सा रोल रहता है। उसके अलावा एजाइड्स रहते हैं हमारे। उसके अलावा हाइड्रोजन सल्फाइड की पॉइजनिंग आती है, उसमें भी इसका रोल रहता है। कॉम्प्लेक्स इन्वॉल्व रहता है, मतलब रोल क्या रहता है। फिर इसमें फिफ्थ में बात करें तो फिफ्थ में जो F0 होता है, F0 का मतलब क्या होता है, नीचे के वाले साइड। और नीचे वाले साइड से आप समझिएगा जीरो से, वो उसका रहता है ओलिगोमाइसिन। और F1 होता है उसका ऊपर का, या FA लगा लीजिए कुछ होता है। तो उसका क्या होता है इधर, एट्रासाइक्लोलिस। एट्रासाइलोसाइड ध्यान रखना है। ओलिगोमाइसिन तो होता है, याद रखना, अब थोड़ी ड्रग है ये।
ओलिगोमाइसिन, पर उसके अलावा एट्रासाइलोसाइड भी होता है, एट्रासाइलोसाइड। अनकपलर की बात करके चलें तो क्या होता है तरीके से मैं आपको, अनकपलर वो सब्सटेंस होते हैं जो कि सिंपल सी बात है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट की ग्रेडियंट को तो बनाते हैं, ग्रेडियंट तो बनती है उसमें, लेकिन एटीपी नहीं बनती। तो उसका क्या यूज होता है, तो उसमें क्या होता है एकदम मेम्ब्रेन होती है वो परमिएबल हो जाती है हमारी, जिसके कारण क्या है कि इधर हीट प्रोडक्शन में यूज होता है। तो उसका मेन होता है हमारा यूज हीट प्रोडक्शन में यूज होता है। फेमस अनकपलर्स की बात करते हैं तो ब्राउन फैट के बारे में चर्चा होती है कि ब्राउन फैट में अनकपलर्स होता है। तो ब्राउन फैट में मैं बता दूँ तो तत्व होता है उनका थर्मोजेनिन होता है। ये फिजियोलॉजिकल बात हो रही है, ये माइटोकॉन्ड्रिया में रहता ही रहता है, हम बाहर से नहीं दे रहे हैं। तो थर्मोजेनिन रहता है, और उसके अलावा मैं बात करें थायरॉक्सिन होता है जो वो भी हीट प्रोड्यूस कर रहा था। थायरॉक्सिन भी इसी प्रकार काम करता है। ड्रग्स के बारे में बात करी चलूँ तो एस्पिरिन रहती है हमारी, एस्पिरिन। एस्पिरिन की ओवरडोज बात करें चलूँ तो एस्पिरिन की ओवरडोज से हो जाता है। और उसके अलावा जैसे रहते हैं हमारा, उसके अलावा रहता है डाइनाइट्रोफिनॉल रहता है। डाइनाइट्रोक्रिसोल रहते हैं, तो बताइए ध्यान रखना, डाइनाइट्रोक्रिसोल रहता है। एक ही याद याद आता है, डाइनाइट्रोफिनॉल याद रखते तो ज़्यादा आसान होगा। तो ये चीज़ होगी तरीके से, ये हमारा चैप्टर है वो लगभग ख़त्म हो गया है, या फिर ख़त्म हो ही गया है, मतलब उसमें और क्या बताने लायक। दो चार वाक़े में चीज़ें डिस्कस हो गई तो हम कर देंगे। बाकी कि इसमें मेन आपको याद रखना है तो साइकिल से याद रखने को आपसे एक बड़ा क्वेश्चन पूछा जाता है ईडी साइकिल में। मेन इससे क्वेश्चन पूछा जाता है, मेन उसे अनकपलर्स का पूछा जाता है, या फिर आपको जैसे आपको भविष्य में थोड़ा सा याद रखना है तो आप इनिबिटर्स याद रख सकते हैं, ड्रग्स वगैरह के में काम आएंगे। ज़्यादा नहीं तो इनिबिटर हमको कॉम्प्लेक्स 4 के इनिबिटर तो याद रखने ही रख रहे हैं, साइनाइड हुआ, एजाइड हुआ, कार्बन मोनोऑक्साइड हुआ, ये वहाँ पे आप पढ़ लेंगे इनको। इसके अलावा कॉम्प्लेक्स 5 के भी थोड़े से याद रखें, ओलिगोमाइसिन यदि याद रह जाए, ओलिगोमेर और एट्रासाइक्लोटेज। थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स 2 का बात करा जाए तो उसमें तो मेलोनेट याद रह जाता है सीधे, और उसके अलावा एंटीमाइसिन याद रह जाता है। तो एंटीमाइसिन से इतनी थे एंटी लार्वासाइड कहते हैं, ये करके याद रखते हैं तीसरे को। और फर्स्ट का थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा उसको याद रखें। फर्स्ट में कौन से आ रहे थे हमारे, एक तरीके से काफ़ी ड्रग्स आ रही थी, तो फिनोबार्बिटोन आ रही थी, और क्या आ रही थी, फिनोबार्बिटोन के अलावा वो आ रही थी हमारी तरीके से मेटफॉर्मिन आ रही थी, और कौन सी आ रही थी, उसके अलावा रोटियोन याद आ रही थी, वो उसके बारे में जानते हैं। क्लोप्रोमाजीन थोड़ा सा याद रखें, काफ़ी इंपॉर्टेंट एंटीबायोटिक रहती है हमारे, ये चीज़ें ध्यान रखें। ग्लोप्रोमाजीन एंटीबायोटिक नहीं रहती, वैसे क्या एंटी हिस्टामिन रहती है, मैं जहाँ तक ध्यान है, मैं भी कन्फ्यूज हूँ थोड़ा सा। देखो ऐसे में इनको चीज़ों को थोड़ा ध्यान रखें, कोई ड्रग्स के साइड इफेक्ट्स में हो सकता है कि वो आपको पूछे, क्योंकि ड्रग्स में काफ़ी बार हो सकता है कि क्वेश्चन में घुमा दे। तो इसलिए थोड़ा सा इसका इस तरीके से आगे चल के भविष्य के लिए इसकी इंपॉर्टेंस ज़्यादा रहती है। बायोकेमिस्ट्री जो पूरा है वो उसका ऐसा सिस्टम है कि उसकी इम्पोर्टेंस है वो एक तरीके से, बायोकेमिस्ट्री का जो रिस्पॉन्डेंस रहता है उसका क्या है, ज़्यादातर बाहर के का जो सब्जेक्ट होती हैं, हमारी फार्मा हुई या एक तरीके से पैथोलॉजी हुई, उसके का जो इम्पोर्टेंस ज़्यादा आती है। चाहे आपके लाइसोसोमल स्टोरेज आपने डिसऑर्डर पढ़े होंगे, या आपने पढ़े होंगे इस तरीके से क्या म्यूकोपॉलीसैकेराइड्स पढ़ा होगा आपने, या एक तरीके से ग्लाइकोजन स्टोरेज पढ़ा होगा। ग्लाइकोजन स्टोरेज तो वैसे हम यहीं पढ़ते हैं। उसके अलावा इन जो डिसऑर्डर होते हैं जैसे पैथोलॉजी में काफ़ी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाते हैं, क्योंकि काफ़ी एक नॉन रहता है, अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चन रहते हैं। क्योंकि जैसे आप पैथोलॉजी पढ़ रहे हैं तो आप जैसे रॉबिन्स से पढ़ेंगे तो आपका सिस्टमिक क्वेश्चन बहुत लंबा हो जाता है, सिंपल सी बात। तो आप क्या उसमें ज़्यादातर क्या उस चीज़ों में उनको घुल मिल जाते हैं, या कोई सिस्टमिक डिजीज आपके पढ़ने के रूप में। तो ये काफ़ी बार ऐसी चीज़ें होती हैं, काफ़ी बार मिस हो जाती है, इसलिए नॉर्मली आप इनको नहीं पढ़ पाते हैं। तो उसके लिए मैं चाहता हूँ कि आपको इनको आप यहाँ से ज़्यादा यहाँ पढ़ें, क्योंकि कॉन्सेप्ट आप कम से कम यहाँ पे जब आप क्लियर कर लेंगे तो आपको क्या है कि एक तरीके से बाद में दिक्कतें नहीं आएंगी उतनी ज़्यादा। क्योंकि फिर आपके कार्य यदि आप यहाँ पे नहीं पढ़ेंगे तो आपको फिर आगे चल के फिर दोबारा पढ़नी पड़ेगी, क्योंकि ये काफ़ी ट्रिकी क्वेश्चन है। मैं कह रहा हूँ ये काफ़ी बार ये थोड़ी सी अंडर रेटेड सब्जेक्ट मानता हूँ, क्योंकि काफ़ी ऐसे हम जब फर्स्ट ईयर में बैठा मैं भी पढ़ता था
तो काफ़ी बार क्या है कि तरीके से मैं उस पर ज़्यादा फोकस करता था, कहीं तो फिजियोलॉजी पे या फिर कहीं तो मैं अनाटमी पे अच्छा खासा फोकस करता था कि काफ़ी ज़्यादा अनाटमी पे तो जैसे क्लास वगैरह ज़्यादा लगती है तो हम फोकस भी उस पर करते हैं। बायोकेमिस्ट्री में तो क्लास भी कम लगती है, उतना फोकस जाता नहीं है। तो इसलिए ये चीज़ें आप थोड़ा-सा मेन रूप से क्लिनिकल एक्सपर्ट कम से कम याद रख सकें। खासकर जो रिएक्शन वगैरह में क्लिनिकल एक्सपर्ट आ रहा है या कोई ना कोई ड्रग्स यूज़ हो रही हैं। जैसे मैंने गावा का यूटिलाइजेशन का इनहिबिटर था, तो ये हम सिंपल से एंटी एपिलेप्टिक पढ़ेंगे तो वेलप्रोइड के बारे में बताया था, वीगाबर्डिन मैंने बताए थे। तो इसलिए वो एक तरीके से जब हम एंटी एपिलेप्टिक ड्रग्स पढ़ेंगे तब हम उसके बारे में चर्चा करेंगे। कोलिन सिंथेसिस होता है, एसिटाइलकोलिन इनहिबिटर्स के बारे में पढ़ेंगे। उसके अलावा सिंपल एपिनेफ्रिन, नॉरएपिनेफ्रिन वगैरह हुए, वो एक तरीके से सेरोटोनिन वगैरह हुआ है, तो इसका यूटिलाइजेशन हम माओ इनहिबिटर यूज़ करते थे एंटी डिप्रेसेंट के रूप में। तो इसलिए वो जो जितनी भी चीज़ें हैं वो एक तरीके से कहीं न कहीं वो सिर्फ बायोकेमिस्ट्री से जुड़ी हुई है। जो फार्मा है वो काफ़ी हद तक हमारी बायोकेमिस्ट्री से जुड़ी हुई है। अब रिसेप्टर वगैरह को छोड़ दें जो फिजियोलॉजी में आते हैं, बाकी ज़्यादातर केमिकल रिएक्शन आती है वो एक तरीके से वो उसी पे आधारित होती है। उनकी एक तरीके से ड्रग्स हमारे केमिकल रिएक्शन पे, क्योंकि डायरेक्ट उनका रिलेशन एक तरीके से बायोकेमिस्ट्री से होता है। बायोकेमिस्ट्री से बड़ी बात रहती है आपको चीज़ों को बेसिक्स से समझने का मौका मिल पाता है। क्योंकि वैसे आप सिंपल सी बात है, आप सेरोटोनिन के बारे में वैसे मैं चर्चा कर दूंगा कि कहाँ से आए, क्या आएगा, क्या नहीं हुआ, उसका कोई मतलब नहीं रहेगा। लेकिन आपको अब सेरोटोनिन के बारे में जैसे मैंने टायराइड ट्रिप्टोफैन से चर्चा करी, तो आपको पता है कि ये किस तरीके से क्या है कि एसेंशियल अमीनो एसिड्स है। जो आप जैसे मेट विल फ्लाई है कि बीमारी की आपने याद रखी होगी, तो मेट विल फ्लाई वाली मूवमेंट को याद रखनी है। अमीनो एसिड वाला चैप्टर था, मैंने काफ़ी लंबा पढ़ाया था और काफ़ी फोकस किया था उस पर। तो मैंने उसको ज़्यादातर एक्सपर्ट क्लियर कराने की कोशिश की थी। उसका कारण ये था कि बेसिक लेवल पे आपको काफ़ी बार चीज़ें समझ में आती नहीं है, ये चीज़ रह जाता है, ये काफ़ी एक कमी रह जाती है कि एक तरीके से काफ़ी बार आपका पूरी चीज़ आगे कर लेते हैं, लेकिन आगे जो काफ़ी बार बेसिक रिएक्शंस होती हैं वो आपको पता नहीं रहती। एक तरीके से जैसे ट्रिप्टोफैन, ये ट्रिप्टोफैन रिडक्टेज वाला एक तरीके रिएक्शन हो जा रही है, ट्रिप्टोफैन एक तरीके हाइड्रोक्सिल वाली रिएक्शन एक अलग जगह जा रही है, ये इसका अंतर आ जाता है। तो उसको याद रखना है मेन बायोकेमिस्ट्री में, एक्सेप्ट आपका यही है बायोकेमिस्ट्री के लिए कि आपको चीज़ें को जो है वो इतनी अपने लिए आज के लिए तो याद रखनी है, पेपर के लिए, बाकी मेन आपको भविष्य के लिए याद रखनी है। सिंपल जैसे पेपर उतना जैसे ज़्यादा उस खास कठिन आता नहीं है, तो या आता भी है कभी बार, इधर आया था, मेरा आ गया था एक बार। तो सिंपल सी बात है उसमें आप क्वेश्चन को कर पाएँ, क्योंकि ये क्वेश्चन जब आप इसी बायोकेमिस्ट्री क्वेश्चन आप सही करिएगा वो अपने आप में बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि ये ऐसे क्वेश्चन था क्योंकि आपको सीधे याद करने ही पड़ेंगे, सिंपल सी बात है। और याद करना सबसे कठिन काम रहता है मेडिकल साइंस में, समझना काफ़ी आसान काम रहता है। सिस्टमिक चीज़ें होती है काफ़ी ज़्यादा, फिजियोलॉजी से जुड़ी रहती है, थोड़ा बहुत डिस्पर्सन है, पैथोलॉजी निकाल सकते हैं, तो उसके जुड़े हुए क्राइटेरिया या इस तरीके से जुड़ी हुई मेडिसिन निकाल के आप पूरी ड्रग्स निकाल के मेडिसिन बना लेते हैं। आप बायोकेमिस्ट्री में ऐसा कुछ भी नहीं कर सकते इस तरीके से। ये चीज़ें कोई ऐसा सिस्टमिक इफेक्ट इसका आता नहीं है, सारे आता है तो कभी बार भीड़ नीचे आता है या पूरे सिस्टम पे ही आ जाता है इसका इफेक्ट। तो ये चीज़ रहती है ड्रग्स की, आप टॉक्सिसिटी हुई है, इतने साइड इफेक्ट, जितना अच्छा आप बायोकेमिस्ट्री पढ़ने के बाद समझेंगे उतना आप कभी नहीं समझेंगे। ये मैं इतना लेक्चर इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि इसके बाद जैसे मेरा एक चैप्टर ही बचा है बायो मेटाबॉलिज्म में, हमारा हिम सिंथेसिस के बारे में, उसके बारे में हिम सिंथेसिस ब्रिगेडों के बारे में करके या उसके रिलेटेड ही जैसे 4-5 या उसके बारे में पढ़ के हम उसको काफ़ी हद तक शट डाउन कर देंगे एक तरीके से, फिर हमारी फिजियोलॉजी चलेगी में। तो मैं चाहता हूँ कि क्या है कि आप उसको खुद ही शट डाउन ना करें, रिवाइज करते रहिए। जैसे मैंने भी था, मेरा भी फोकस था कि मैं इसको बायोकेमिस्ट्री रिवाइज करने की फर्स्ट ईयर में ढंग से हुई नहीं थी, तो मैं आपका फोकस था इसको मैं रिवाइज करूँ। इस प्रकार आप भी बार बार इस चीज़ को रिवाइज करिए, क्योंकि वो चीज़ आपको आगे चल के फ़ायदा देगी। इस बार मेरा पेपर के लिए तो फ़ायदा देगी, उसमें कोई बात नहीं है, लेकिन आगे चल के भी आपको उतना ही ज़्यादा फ़ायदा देगी।